नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे आपके आने वाली जो यूपी टेट एग्जाम है जो कि 23 जनवरी 2022 को होने वाली है। तो कीजिए अपना आकलन इन 30 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के साथ में और देखिए कितने स्कोर यहाँ पर आप कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ये आपका लास्ट टाइम है और रिवीजन आप यहाँ पर निश्चित रूप से कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों के माध्यम से अपना आकलन करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन के साथ में इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है हमारा, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। देखिए 4 विकल्प हैं यहाँ पर। सीखने का उपयुक्त अर्थ एक से ज़्यादा विकल्पों में भी देखने को मिल सकता है, पर प्रश्न ने जैसा पूछा है कि सर्वाधिक उपयुक्त बताइए आप, तो कौशल अर्जन है, ज्ञान अर्जन है, व्यवहार में परिमार्जन है या व्यक्तित्व समायोजन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ जो होता है वो यहाँ पर होगा व्यवहार में परिमार्जन। व्यवहार में परिमार्जन, कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन भी होता है ना, वो भी सीखने का उपयुक्त अर्थ है। तो वही यहाँ पर बात बताई गई है और सी विकल्प जो है इसके लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है या स्वरूप है। तो देखिए व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप किस प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, या फिर सी है सामाजिक राजनीतिक और डी है मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, और दूसरा विकल्प बी इसके लिए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है किस प्रकार का। देखिए आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है वो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर सामाजिक निर्भर। तो देखिए आत्म केंद्रित की बात यहाँ पर की गई है, तो थोड़ा सा इन तीनों को विकल्पों को समझते हैं। जैसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है इसमें थोड़ा सा एकाकीपन ज़्यादा देखने को मिलता है, एकांत में रहना पसंद करता है। इसे ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है, स्थान होते हैं, वहाँ पर ये कम मिलना जुलना पसंद करता है, यानी कि इनके मित्र भी काफ़ी कम होते हैं। ये से स्वभाव वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं और ये आत्म केंद्रित होते हैं। इसके साथ में विपरीत प्रकार का जो हो यहाँ पर बहिर्मुखी, जो कि लोगों के साथ मेलजोल, चंचल स्वभाव, ज़्यादा बातूनी और ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। तो बी विकल्प यहाँ पर बहिर्मुखी को दर्शाता है। और देखिए उभयमुखी मतलब कि दोनों प्रकार का गुण, अंतर्मुखी भी है कुछ बहिर्मुखी भी है, तो वो आपका हो जाता है उभयमुखी। और सामाजिक निर्भर यानी कि जो सामाजिक लोगों पर निर्भर होता है वो कह सकते हैं सामाजिक निर्भर। तो यहाँ पर आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है वो होता है अंतर्मुखी प्रकार का, यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व का, और विकल्प ए इसके लिए सही है। आगे देखें अगले प्रश्न को, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला। देखिए अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर जब अभिव्यक्त करता है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति किस प्रकार का होता है, ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व या बहिर्मुखी व्यक्तित्व या धार्मिक व्यक्तित्व। तो मैंने आपको कहा ज़्यादा बातूनी स्वभाव वाले होते हैं बहिर्मुखी, तो निश्चित रूप से अपने ऊर्जा बल को ये बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले होते हैं और ये होते हैं सी विकल्प के साथ में बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। चलिए तो यहाँ पर सी विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। तो यहाँ पर एक विकल्प जो है वो भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है और वो होगा इसमें तीसरा विकल्प जो कि है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है ना, यानी कि बुद्धि जो है वो आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है और रिक्त स्थान का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो देखिए जो बुद्धि होती है वो संक्रमित तो हो रही है, परंतु ऐसा कौन सा कारक है जो कि क्षेत्र, मौसम, वातावरण या जलवायु जो कि इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करेगा। तो वो क्षेत्र होता है हमारा वातावरण। ठीक है, तो वातावरण का कार्य क्या रहेगा कि जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना, ये इसका कार्य होगा और विकल्प सी इसके लिए सही है। आगे देखें, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है। तो देखिए बाल्यावस्था में हम देखते हैं बच्चे जो होते हैं उनकी क्या मनोवैज्ञानिक विशेषताएं देखने को हमें मिलती है, वो आप जानते हैं
तो जो नहीं होगी वो आपको मिल जाती है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होगी। पर निर्भरता यानी कि दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना यानी कि समूह में खेलना जुलना वगैरह, और धार्मिकता और अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो देखिए पर निर्भरता भी होती है बच्चों के अंदर बाल्यावस्था के अंदर, धार्मिकता यानी कि भगवान को मानते भी, क्योंकि जैसा हम उनको बोलते हैं वैसा वो करते भी है, हमारा अनुकरण भी करते हैं। तो निश्चित रूप से अनुकरणात्मक प्रवृत्ति भी होती है, धार्मिकता भी होती है, पर निर्भरता भी होती है और सामूहिकता की भावना भी होती है। तो प्रमुख विशेषता की यदि इसमें बात की जाए कि सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन सी विशेषता होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है बच्चों के अंदर सामूहिकता की भावना, यानी कि बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ में खेलना जो होता है वो बहुत पसंद होता है। ये उनकी प्रमुख विशेषता होती है बाल्यावस्था की। उनको अकेलापन जो है वो पसंद नहीं होता है। तो सामूहिकता की भावना बच्चों के अंदर बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। आगे देखें, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध पर व्यावसायिक समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, या फिर डी है उपरोक्त सभी प्रकार से। तो यदि हम बात करें किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था में जो संवेगों की तीव्रता होती है वो निश्चित रूप से प्रतिकूल पारिवारिक संबंध भी बच्चों के देखने को मिलते हैं, यानी कि किसी भी बात को मानना नहीं, बात पर वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना, ऐसे अनुकूल हमारे साथ में वो नहीं होते हैं किशोर, है ना। मतलब उनकी सोच, उनका जो रहन सहन होता है, सब कुछ थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए वो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध जो है वो देखने को मिलते हैं इस अवस्था में। व्यवसाय की उनको समस्या हो सकती है, साथ ही साथ नई परिस्थिति के साथ समायोजन भी और उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो सभी कारण हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। संवेगों की तीव्रता प्रकट होती है इन सभी रूपों में। तो डी विकल्प है इसके लिए बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राप्तांकों का वह समूह बिंदु जो कि जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं वो कहलाता है। तो निश्चित रूप से आधे प्राप्तांक ऊपर हैं, आधे नीचे हैं, तो मतलब मध्य का बिंदु वो है, और उसी को हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं मध्यांक, यानी कि वो मध्य का अंक है। तो मध्यमान भी दे रखा है, बहुलांक भी दे रखा है, मध्यांक भी दे रखा है, मानक विचलन भी दिया है। तो यहाँ पर होगा विकल्प सी मध्यांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, या फिर है डी गैस्टाल्टवाद। तो देखिए जहाँ पर गैस्टाल्टवाद का जो मत है वो अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, और डी विकल्प इसके लिए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। एक अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं होती है। शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, या फिर डी है ये सभी। तो देखिए अच्छी स्मृति यानी कि भंडारण क्षमता हमारे जो मस्तिष्क की है वो कब अच्छी मानी जा सकती है, तो निश्चित रूप से जब हम किसी बात को पुनः स्मरण कर ले, यानी कि जल्दी से स्मरण कर ले, हमने कभी पढ़ा है उसको हम आसानी से स्मरण कर लें, शीघ्र पहचान कर लें, और साथ ही साथ अच्छी धारणा भी होती है, और ये सभी है विकल्प डी के अंदर। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर बनेगा एक अच्छी स्मृति की विशेषताओं के अंदर वो होगा यहाँ पर ये सभी। आगे बढ़ते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है कौन सी। यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, या फिर डी है अनुकरण। तो देखिए कौशल को जब हम सीखते हैं तो सीखने की जो पहली अवस्था होती है निश्चित रूप से हम उसमें अनुकरण ही करते हैं, और डी विकल्प इसके लिए सही है। मानसिक आयु के प्रतीक का सर्वप्रथम प्रयोग जो था ये किसने किया था, तो यहाँ पर थानडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, या फिर बिने साइमन। तो देखिए मानसिक आयु के प्रतीक का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो थे बिने साइमन, और डी विकल्प होगा इसके लिए राइट। आगे देखें। शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो शेषावस्था मतलब कि शिशु की अवस्था, और शिशु जो होता है वो कम उम्र का होता है, तो उसके लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होती है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, या फिर ये सभी विधियां। तो निश्चित रूप से शेषावस्था के लिए जो उत्तम शिक्षण विधि होती है उसके अंतर्गत ये सभी विधियां आती हैं, जहां पर मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और खेल विधि के माध्यम से शिशुओं को सिखाया जाता है। आगे देखें अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है
है ना। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है और सिंपल सा प्रश्न है, आप इसका उत्तर भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, है ना, और जानते ही हैं। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है, या फिर वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है, या व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन है, और डी है उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से बाल विकास के अंतर्गत हम अवस्थाओं का अध्ययन भी करते हैं, उस पर पड़ने वाले प्रभावों का और व्यक्तित्व विभिन्नताओं का, यानी कि कहने का मतलब है डी उपरोक्त सभी प्रकार का अध्ययन हम इसमें करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत किसने दिया है? लेमार्क, हैरिक्सन, डार्विन, या फिर डी है मैकडूगल। तो ये सिद्धांत देने वाले जो है वो है विकल्प सी के साथ में डार्विन। इन्होंने ये कहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यानी कि जो वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाता है वो जिंदा रहता है, जो अनुकूलित नहीं हो जाता है तो प्रकृति उसे नष्ट कर देती है, वो स्वयं नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत इन्होंने दिया था डार्विन ने। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं यहाँ पर कौन कौन से? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, या फिर ये सभी। तो देखिए संवेगात्मक विकास जो है वो कब प्रभावित हो सकता है? तो निश्चित रूप से आपके शारीरिक स्वास्थ्य के कारण भी वो प्रभावित होगा, आपकी मानसिक योग्यता के कारण भी प्रभावित होगा, और थकान के कारण भी होगा। तो कहने का मतलब होगा विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा, और ये सभी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, और ये कथन देने वाले कौन है? हरलाक हैं, टीपी नन है, या मैकडूगल हैं, या फिर हैं रास। तो यहाँ पर ये कथन दिया था हरलाक ने, और पहला विकल्प है इसके लिए सही। प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत हमेशा जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जहाँ जहाँ टाइड एग्जाम होती है जिसमें देखने को आपको प्रश्न मिल जाता है। अब सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। प्रयास और भूल का सिद्धांत। तो देखिए जब हम कोई भी कार्य करते हैं और हम भूल जाते हैं, सिंपल सी बात मैं यहाँ बता रहा हूँ सिद्धांत से जुड़ी हुई, और भूल जाते हैं और हम फिर प्रयास करते हैं, हो सकता है थोड़े लंबे समय के बाद फिर भूल जाते हैं, हम फिर प्रयास करते हैं। तो हम बार बार जब प्रयास करते हैं किसी भी कार्य को, तो निश्चित रूप से हम उसमें सक्षम हो जाते हैं, उसको आसानी से सीख जाते हैं। तो बस यही प्रयास और भूल का सिद्धांत है कि जब भी आप कोई कार्य भूल जाते हैं, तो मतलब आपने लंबे समय तक उसके ऊपर कोई प्रयास नहीं किया, कोई अभ्यास नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया, तो आप भूल गए। तो प्रयास या सिद्धांत जो होता है, यानी कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी बार बार प्रयास करने पर एक अच्छे विद्यार्थी में बदल सकता है, क्योंकि वो प्रयास और भूल के सिद्धांत पर आधारित कार्य कर रहा है। तो थार्नेडाइक ने दिया था, मैकडूगल ने दिया था, कोहलर ने, या फिर दिया था पावलोव ने। तो ये जो सिद्धांत देने वाले थे ये थे यहाँ पर थार्नेडाइक, और पहला विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? अब देखिए सीखने के पठार का मतलब क्या है? तो सीखने के पठार के आप पहले प्रश्न को अच्छे से समझ जाएं और फिर आप उत्तर को ढूंढेंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए उत्तर को निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। तो सीखने के पठार का मतलब क्या होता है? तो जब हम कोई भी अधिगम कर रहे हैं या कुछ भी सीख रहे हैं और उसमें हमें कहीं पर भी प्रगति नहीं नज़र आ रही है, मतलब एक समय तक तो प्रगति उसमें हो रही थी और फिर एक अचानक से चलिए थोड़ा सा चित्र के रूप में मैं यहाँ पर ग्राफ के रूप में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए जब भी कोई बच्चा जो है जैसे कि वो सीख रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें प्रगति हो रही है, निरंतर वो ऊपर की ओर जा रहा है ना। और एक स्थिति ऐसी आ रही है कि फिर वहाँ पर प्रगति जो है वो नहीं दिख पा रही है, यानी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रगति हमें उस बच्चे के अधिगम में नहीं देखने को मिल रही है, और काफ़ी लंबे समय तक वही स्थिति बनी रही जैसी उसकी कंडीशन है। तो ये चीज़ जो है ये क्या कह रहा है, ये पठार कहलाएगी, यानी कि इसे सीखने का पठार कहा जाएगा, जहाँ पर प्रगति जो है कुछ समय के लिए रुक चुकी है, यानी कि स्थिर हो चुकी है, तो ये सीखने का पठार है। और निश्चित रूप से वो कोई पठार ऐसा ही नहीं बना रहेगा, थोड़े समय के बाद निश्चित रूप से उसमें प्रगति होगी। तो ये अवस्था जो है जहाँ पर परिणाम जो थे उन्नति के वो हमें नहीं देखने को मिल रहे थे, तो ये सीखने का पठार कहलाएगा। अब देखिए जब सीखने के पठार की स्थिति अधिगम में प्राप्त हो रही है बच्चे के द्वारा, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए।
तो देखिए इसके लिए जो विकल्प हैं वो हैं सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। निश्चित रूप से जब उसमें उन्नति नहीं दिख पा रही है तो हम उसे और प्रेरित करें और प्रोत्साहित करें, निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे आएंगे। दूसरा है यहाँ पर सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। हो सकता है हम जिस विधि से सिखा रहे हैं बच्चा उस विधि से नहीं सीख रहा है तो हमें अपनी मेथड को भी चेंज करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसे दंडित करना चाहिए, उसे दंड दे देना चाहिए, तो ये तो सरासर गलत है ना, यानी हम दंड नहीं दे सकते। और इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो सी विकल्प जो है इसके लिए सही है, ये हमें इसमें नहीं करना चाहिए। आगे देखिए व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ है। तो व्यक्तित्व भिन्नता का मतलब कि व्यक्तित्व जो होते हैं या व्यक्ति जो होते हैं वो व्यक्तित्व में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, संवेगों में, है ना, और अपनी मानसिक योग्यता में, अपनी शारीरिक स्थिति में। तो यहाँ पर यही व्यक्तित्व भिन्नता कहलाती है। तो देखिए दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता, अब शारीरिक भिन्नता तो होती है, पर अब बात करें कोई भी दो व्यक्ति जो कि शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में एक समान नहीं होते या एक जैसे नहीं होते, यही इसमें राइट है, बी वाला बिल्कुल सही होगा। और सी वाले में हम देखें तो कोई दो शारीरिक व्यक्ति मानसिक योग्यता में एक समान और एक जैसे होते हैं, तो ये तो समानता का सिद्धांत हो गया। चलिए, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बी इज राइट। आगे देखें मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर आपको शब्द ही मिल रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, तो जहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आपको प्रश्न से ही हिंट मिल रही है तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगा या कुसमायोजन का निराकरण करना, और सी है ए और बी दोनों, और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य होगा वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, और सी के अंदर दिए हैं दोनों, तो यही हमारा उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, या फिर को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, सी को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, और डी है यहाँ पर को उपरोक्त सभी प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को उपरोक्त सभी प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए, और डी विकल्प इसके लिए राइट होगा। आगे देखें यहाँ पर चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, और चिंतन की यह परिभाषा किसने दी, वॉरेन ने, रास ने, या फिर वैलेंटाइन ने, यहाँ पर डी है स्किनर। तो निश्चित रूप से ये परिभाषा देने वाले जो थे कि चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू होता है, और बी विकल्प इसके लिए राइट होगा जो कि दिया है रास ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कल्पना के विकास के लिए क्या करना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, और डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी प्रकार से। तो कल्पना के विकास के लिए निश्चित रूप से उपरोक्त सभी प्रकार की क्रियाएं करना चाहिए, जहाँ पर ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, कहानी सुनाना, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर भी ध्यान देना, और यहाँ पर डी होगा इसके लिए सही। आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान के अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, मतलब किसके अनुसार, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, वुडवर्थ है, गैरेट है, हॉलैंड है, या फिर थार्नडाइक। तो यहाँ पर ये कथन जो है वुडवर्थ के अनुसार है, और पहला विकल्प इसके लिए सही है। इनके अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। आगे देखें विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन रिक्त स्थान ने किया था। तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया, एरिक्सन है, फ्रायड है, कोहलर है, या फिर है यहाँ पर वाटसन। तो ये मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो थे वो थे एरिक्सन, और ए विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थान के अनुसार इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो ऐसा किसका मानना था, बेंडुरा, युंग, या एडलर, या है फ्रायड। तो देखिए यहाँ पर सिगमंड जो फ्रायड हैं डी विकल्प के साथ में, तो सिगमंड फ्रायड ने ही यहाँ पर व्यक्तित्व के 3 घटक बताए थे, इदम, अहम और परा अहम, जिसे हम इद, ईगो और सुपर ईगो के नाम से भी जानते हैं, और डी विकल्प होगा इसके लिए सही। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। तो देखिए उसे हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना, या फिर चरित्र। तो व्यक्ति की मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन, और वो संगठन जो होता है वो कहलाता है व्यक्तित्व, जो कि उसके पर्यावरण के साथ में अद्वितीय सामंजस्य को निर्धारित करता है। तो पहला विकल्प इसके लिए सही होगा।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहाँ पर है वाटसन, मैस्लो या कोहलर या पावलोव। तो देखिए, ये जो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है ये दिया गया था मैस्लो के द्वारा, और बी विकल्प होगा इसके लिए यहाँ पर सही। तो यहाँ पर बी विकल्प इसके लिए राइट होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।